नमस्कार। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की इस सीरीज़ में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। यूपीपीसीएस 2024 को ध्यान में रखते हुए हम अपनी एनसीईआरटीज़ को कवर कर रहे हैं और इस क्रम में 9th क्लास की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी को हम पहले ही समाप्त कर चुके हैं। आज से 10th क्लास की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी की बुक आपकी स्टार्ट होने जा रही है। आज का टॉपिक है विकास या डेवलपमेंट। आज के इस अध्याय के माध्यम से हम विकास से जुड़ी हुई कुछ मूलभूत अवधारणाओं को देखेंगे और विकास की उन मूलभूत अवधारणाओं की मदद से किसी व्यक्ति के संदर्भ में, किसी देश के संदर्भ में या किसी राज्य के संदर्भ में विकास के अलग अलग क्या क्या मायने हो सकते हैं, उन सभी को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि विकास होता क्या है या विकास को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं या इसको हम कैसे देख सकते हैं। तो विकास की अगर हम बात करें, विकास एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा शब्द है जिसको आप किसी एक डायमेंशन के आधार पर, किसी एक आयाम के आधार पर या किसी एक तथ्य के आधार पर परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे कि आपको स्क्रीन पर 5 पॉइंट नज़र आ रहे होंगे, जिसमें से सबसे पहला है आपका अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता की पूर्ति, बेहतर जीवन स्तर, मिलजुल करके रहना, समानता, आय वृद्धि। अब इन पर एक उदाहरण की सहायता से हम समझने का प्रयास करें कि विकास होता क्या है। तो ये मान करके चलिए आप किसी ऐसी कम्युनिटी में या आप किसी ऐसे समुदाय में, आप किसी ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं, आपस में लोगों में समानता का भाव भी है, लेकिन लोगों की इनकम उतनी नहीं है जितनी उनके लिए आवश्यक है। यानी लोग आय जो है पर्याप्त रूप में नहीं सृजित कर पा रहे हैं, जिससे अनिवार्य वस्तुएं जो होती हैं दैनिक जीवन यापन के लिए, उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर दो पहलू आपने देखे कि लोग आपस में मिलजुल करके रह रहे हैं, आपस में कोई भेदभाव नहीं है, समानता का भाव है, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है और पैसा न होने की वजह से वे अपने दैनिक जीवन यापन के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या आप इस सिचुएशन को विकास की या डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखेंगे? तो आपका उत्तर जाहिर सी बात है नहीं होगा। या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए कि लोगों की इनकम भी ठीक ठाक है, ठीक है, लोगों की आय भी ठीक ठाक है और आय के आधार पर दैनिक जीवन यापन के लिए जितनी भी चीज़ों की, वस्तुओं की आवश्यकता उनको होती है, वो सभी चीज़ें वो आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, बेहतर जीवन स्तर है, यानी स्वच्छ आपका पानी मिल रहा है, उनको स्वच्छ हवा मिल रही है, स्वच्छ वातावरण मिल रहा है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। लेकिन जिस सोसाइटी में या जिस कम्युनिटी में वह रह रहे हैं उसमें लोग आपस में मिलजुल करके नहीं रहते हैं, जातिगत भेदभाव हैं। तो क्या आप इस सिचुएशन को विकास की कैटेगरी में रख सकते हैं? तो आपका उत्तर यहाँ पर भी नहीं होगा। तो वही चीज़ आपको मैंने बताने की कोशिश की है कि विकास एक ऐसा टर्म है, विकास एक ऐसा शब्द है जिसको आप किसी एक डायमेंशन के आधार पर परिभाषित नहीं कर सकते हैं। विकास के लिए जो है काफ़ी सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है और काफ़ी सारे आयामों को मिलाकर के किसी व्यक्ति के संदर्भ में, देश या राज्य के संदर्भ में आप उसे विकसित या विकास की अवस्था में कह सकते हैं। ठीक है, तो विकास के लिए सारी चीज़ें आवश्यक हैं, उनको जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है उनकी आवश्यकता की पूर्ति भी होनी चाहिए, जीवन स्तर भी उनका कैसा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। जिस समुदाय में वो रह रहे हैं वहाँ पर लोगों के आपस में क्या होना चाहिए, मेलजोल का भाव होना चाहिए और जाति के आधार पर, धर्म या संप्रदाय के आधार पर समानता होनी चाहिए। ठीक है, और लोगों की आय भी ठीक ठाक होनी चाहिए। इन सभी चीज़ को सम्मिलित रूप से हम विकास की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि विकास के लक्ष्य विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, या फिर कई बार दो व्यक्ति या समूह ऐसी चीज़ चाह सकते हैं या ऐसी चीज़ की अपेक्षा कर सकते हैं जिनमें परस्पर क्या हो सकता है, विरोध हो सकता है। और एक व्यक्ति या समूह के लिए जो विकास है, हो सकता है वह दूसरे व्यक्ति के लिए विकास न हो। इन तीनों पॉइंट्स को एक उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। मान करके चलिए दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है राम, दूसरे का नाम है श्याम। ठीक है, राम की परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो एक झोंपड़ी में रहता है, उसके बच्चे किसी भी स्कूल में पढ़ने नहीं जाते हैं, उसको 2 वक्त का खाना ठीक ठाक तरीके से मिल नहीं पाता है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति श्याम है जो एक पक्के मकान में रहता है, जिसके बच्चे एक सामान्य से स्कूल में पढ़ते हैं, उसको 2 वक्त का खाना मिल जाता है और उसके घर में क्या है, एक साइकिल है या एक मोटर बाइक है, इस तरीके से आप मान सकते हैं। तो अब दोनों व्यक्तियों के पर्सपेक्टिव में विकास के अलग अलग मायने क्या क्या होंगे। जैसे अगर इसके संदर्भ में बात की जाए, राम के संदर्भ में बात की जाए, तो इसके लिए विकास क्या होगा, इसको 2 वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा था, अब इसको 2 टाइम की रोटी मिलने लग जाए, ठीक ठाक से ये भोजन करने लग जाए, तो इसके लिए ऐसा ये इस बात को समझ सकता है कि ये विकास की कैटेगरी में है। ठीक है, या फिर इसके बच्चे किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं और इनके बच्चों का किसी न किसी स्कूल में दाखिला हो जाता है, उसके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ने के लिए चले जाने लगते हैं, उनके लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, किताबें वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है इसको उपलब्ध होने लग जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं विकास की कैटेगरी में चला जाएगा। जिस झोंपड़ी में ये रहता है वर्तमान में, इसके स्थान पर एक कमरे का कोई पक्का मकान बन जाए या एक कमरे का एक कमरा ही बना दिया जाए पक्का, तो इसको हम बोलेंगे कि राम के संदर्भ में ये विकास है।
लेकिन श्याम के संदर्भ में विकास क्या होगा? देखिए, इसके पास तो साइकिल भी नहीं थी, तो इसके पास अगर साइकिल आ जाएगी तो ये विकसित की कैटेगरी में चला जाएगा। ये सोचेगा कि हाँ, मेरा विकास हो रहा है। भाई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैं झोंपड़ी में रह रहा था, मेरे लिए एक पक्का कह सकते हैं कमरा बन गया। मेरे बच्चे किसी भी स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहे थे, अब वो पढ़ने जाने लगे हैं, उसके लिए आवश्यक किताबें, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो उपलब्ध होने लगी हैं, मेरे लिए 2 टाइम का खाना मिलने लगा है। तो इसके लिए विकास के लक्ष्य ये हो सकते हैं। शाम के लिए विकास के लक्ष्य क्या हो सकते हैं? वो 1 कमरे के मकान में रह रहा है, वो सोचेगा कि मेरा 2 कमरे का, 3 कमरे का बड़ा मकान बन जाए। उसके पास एक साइकिल थी, ये सोचेगा मेरे पास एक मोटर बाइक आ जाए। इसके बच्चे एक सामान्य स्कूल में पढ़ते हैं, तो इसकी इच्छा ये होगी कि इसके बच्चे जो हैं वो किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ें। ठीक है? इसकी इनकम मान के चलिए 5,000 पर मंथ है, तो ये सोचेगा कि मेरी इनकम जो है पर मंथ 10,000 रुपये हो जाए। तो 2 व्यक्ति, राम और श्याम के एग्जाम्पल आपने देखे। दोनों के संदर्भ में विकास के अपने अपने अलग अलग लक्ष्य आपने देखे। और कई बार ऐसा हो सकता है कि 2 व्यक्ति या 2 समूह ऐसी चीज़ की कल्पना कर सकते हैं, ऐसी चीज़ की अपेक्षा कर सकते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मान करके चलें, आपकी कोई ट्राइबल एरिया है या जंगली क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे जनजातीय लोग रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। अब एक पक्ष क्या चाह रहा है कि इन जंगलों को काट करके इनके स्थान पर क्या बना दिया जाए? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का निर्माण कर दिया जाए। ठीक है? सरकारी आवासों का निर्माण कर दिया जाए। तो अगर एक व्यक्ति और एक पक्ष के लिए अगर इसको देखेंगे तो भाई फैक्ट्रियां लगेंगी तो एम्प्लॉयमेंट होगा, रोजगार की व्यवस्था होगी, लोगों को काम करने के लिए जो है रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी, उनके लिए अतिरिक्त आय की व्यवस्था हो जाएगी, तो उस विशेष समूह के लिए तो वो विकास हो जाएगा। लेकिन जिस स्थान पर इन फैक्ट्रियों का निर्माण किया जाएगा या जो भी हाउसिंग कॉलोनी वगैरह हैं इनका निर्माण किया जाएगा, तो वहाँ पर जो भी जीव जंतु रह रहे होंगे या जो भी जंगली जानवर रह रहे होंगे या जो भी ट्राइबल लोग रह रहे होंगे, उनके लिए ये क्या होगा? उनके एक तरह से वो उनको ऐसा लगेगा कि हम अपनी जो भी कह सकते हैं कल्चर जिसको हम निभाते चले आ रहे हैं सालों से, उनके लिए कहीं ना कहीं विकास की कैटेगरी में नहीं आएगा। और ये विकास जो अन्य व्यक्तियों के लिए हो सकता है, वो उन जंगली जानवरों के लिए या उस जंगल में रहने वाले जितने भी जीव हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये विकास नहीं कहा जा सकता है। तो यही बात यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि एक व्यक्ति या समूह के लिए जो विकास है, हो सकता है वह दूसरे के लिए विकास न हो। ठीक है? इसके बाद में आती है आपकी आय और अन्य लक्ष्य। विकसित कैटेगरी में जाने के लिए या विकास को परिभाषित करने के लिए बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे लोगों की आय जो है वो ठीक ठाक होनी चाहिए, आय में बढ़ोतरी होती रहनी चाहिए। ठीक है? लोगों को जीवन जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, समुदाय में बराबरी का सभी से व्यवहार होना चाहिए। जहाँ पर भी वो एम्प्लॉयड हैं, जहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी भी उद्योग धंधे में वो लगे हुए हैं, वहाँ पर उनको काम की सुरक्षा होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 4 दिन के लिए उनको काम मिल गया और 15 दिन तक वो कैसे हैं, बेरोजगारी की कंडीशन में जी रहे हैं। तो काम की सुरक्षा, नियमित रोजगार मिलना चाहिए, तो उसको इस कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके अलावा काम मिलना या फिर बराबरी का व्यवहार होना, इनकम ठीक ठाक बढ़ जाना, स्वतंत्रता से जीना, यही ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा जिस माहौल में, जिस समुदाय में, जिस कह सकते हैं वातावरण में वो रह रहे हैं, वो वातावरण कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। वहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए, पीने के लिए स्वच्छ पानी, सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलनी चाहिए। ये भी जो है इसका एक लक्ष्य हो सकता है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय विकास में इन सभी चीज़ों के द्वारा क्या होगा? कंट्रीब्यूशन होगा। और इसके अलावा पारिवारिक सुविधाएं भी लोगों को मिलनी चाहिए। ठीक है? जैसे कभी कभी लोग बीमार हो जाते हैं तो उनके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएँ होनी चाहिए, चिकित्सीय सुविधाएँ आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। और जो भी गरीब या मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के लिए जो है स्कूलों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आय और उनके लक्ष्यों के अंतर्गत रखे जाते हैं। राष्ट्रीय विकास को देखें तो राष्ट्रीय विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं या परस्पर विरोधी हो सकती हैं। इस चीज़ को हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं ऊपर, तो इस पर ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अलग अलग देशों या अलग अलग स्टेट्स की जब कंपेयरिंग की जाती है कि कौन सा देश या कौन सा राज्य अधिक विकसित है, कौन सा राज्य या देश कम विकसित है, तो उसकी जो तुलना की जाती है वो आय के आधार पर की जाती है। जनरली हम ये मानते हैं कि जिस राज्य की या जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है उसको क्या बोलेंगे? हम अधिक विकसित बोलेंगे। और जिस देश की या जिस स्टेट की पर कैपिटा इनकम जो है वो कम है तो उसको हम कम विकसित राज्य या देश की कैटेगरी में रखते हैं। जनरली यहाँ पर बात हो रही है किसी भी देश की आय के बारे में, तो किसी भी देश की आय होती क्या है? देश थोड़ी कमाता है, देश में रहने वाले लोग जो है अर्जन करते हैं, मुद्रा का अर्जन करते हैं। तो किसी भी देश की जो आय होती है, किसी भी देश की जो इनकम होती है, वह उस देश के सभी निवासियों की सम्मिलित आय होती है। तो एक टर्म आता है
औसत आय या प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। यहाँ पर औसत आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों को एक ही माना गया है, ये एक ही चीज़ होती है। तो प्रति व्यक्ति आय जब भी निकाली जाती है तो उसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना आपको करनी है, सबसे पहले आपको उस देश की कुल आय के बारे में पता होना चाहिए और उस देश की जनसंख्या के बारे में पता होना चाहिए। देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर आप प्रति व्यक्ति आय या उस देश की औसत आय की गणना कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार देशों को समृद्ध देश, निम्न आय वाले देश या मध्यम आय वर्ग वाले देशों में विभाजित किया गया है, परिभाषित किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक की डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार समृद्ध देश कौन से देश होते हैं, तो ये 2017 का डेटा है। 2017 में वर्ल्ड बैंक की डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया था कि जो देश $12 12,056 यानी 12,056 रुपयों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर डॉलर में बात हो रही है, तो 12,056 $US प्रति वर्ष या उससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो देश होगा वो समृद्ध देश की श्रेणी में रखा जाएगा। और वहीं $995 प्रति वर्ष या उससे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो देश होगा उसको हम बोलेंगे निम्न आय वाला देश, ठीक है। इस संबंध में अगर भारत की बात की जाए तो भारत को मध्यम आय वर्ग वाले देश की कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय है वो $1820 प्रति वर्ष है। तो यहाँ पर आपने किसके बारे में जाना, औसत आय या फिर प्रति व्यक्ति आय के बारे में एक छोटा सा हल्का सा आइडिया आपको लगा। यहाँ पर यह बात बड़ी विचारणीय है कि औसत आय की जो औसत आय होती है, आपकी जो एवरेज इनकम होती है, पर कैपिटा इनकम होती है, वो देशों या राज्यों की तुलना के लिए तो उपयोगी है, लेकिन इससे यह बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि लोगों में जो आय का वितरण है वो किस तरीके से, लोगों के आय के वितरण के बारे में इससे अनुमान जो है स्पष्ट तरीके से नहीं लगाया जा सकता है। जैसे मान करके चलिए कि एक देश है और इस देश में 4 लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो इसकी इनकम 1 है, उदाहरण बता रहा हूँ, इसकी इनकम भी 1 है, इसकी इनकम भी 1 है, इसकी इनकम भी 1 है, ठीक है। अब इनकी जो प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे तो जनरली टोटल आय इनकी 4 हो जाएगी और 4 ही नागरिक हैं, उनसे भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसकी प्रति व्यक्ति आय 1 हो गई। अब इसी कैटेगरी में दूसरा देश देखते हैं जिसमें से एक की प्रति व्यक्ति आय 0 है, एक की प्रति व्यक्ति आय 0 है, एक तीसरे की प्रति व्यक्ति आय भी 0 है और चौथे की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 4 है। तो इसकी भी प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे, ठीक है, औसत आय या प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे तो इसकी भी 1 आएगी क्योंकि टोटल मिलाकर के 4 हो रहा है, 4 ही व्यक्ति हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक तरह से कह सकते हैं अंतर कितना आ गया, यहाँ पर सभी लोग 1-1 कमा रहे हैं, पूरे देश की औसत प्रति व्यक्ति आय 1 है। यहाँ पर 3 लोग कुछ कमा ही नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी औसत प्रति व्यक्ति आय 1 है। तो यहाँ से आप कंपेयरिंग तो कर सकते हैं, हल्का सा आइडिया तो लगा सकते हैं कि कौन सा देश या कौन सा स्टेट अधिक विकसित है, कम विकसित है, लेकिन अलग अलग चीज़ों के बारे में स्पष्ट रूप से यह पता नहीं चलता कि आय का वितरण किस तरीके से है, ठीक है। तो आय के वितरण के बारे में यहाँ से जानकारी नहीं निकल करके आती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी इस प्रति व्यक्ति आय के द्वारा नहीं लगाई जा सकती। वैसे यहाँ पर जो एक टेबल आपको दे रखी है, एक सारणी आपको दे रखी है, इसकी सहायता से आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ 3 स्टेट्स के बारे में बात की जा रही है, एक हरियाणा, एक केरला, एक बिहार। तो हरियाणा में आप देखेंगे तो हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय है 2015 के डाटा के अनुसार 1,62,034 रुपये। केरला की प्रति व्यक्ति आय जो है हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय से कम है, 1,40,190 रुपये। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आपके हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होने के बावजूद भी साक्षरता दर जो है वो केरला से कम है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप लिटरेसी रेट हरियाणा की जो है वो 82 है, जबकि प्रति व्यक्ति आय यहाँ की ज़्यादा है। प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़्यादा लोग जो है कमाने वाले होंगे, ज़्यादा सुविधाएं होंगी, तो साक्षरता दर भी जो है उस तरीके से यहाँ पर ग्रोथ होनी चाहिए। केरला की जो पर कैपिटा इनकम है कंपैरेटिवली देखा जाए हरियाणा से तो कम है, लेकिन फिर भी कम होने के बावजूद भी हरियाणा से लिटरेसी रेट में केरला जो है वो आगे है, ठीक है। तो ऐसी ही भिन्नताएं जो है वो देखने को मिलती हैं, जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय या औसत आय के आधार पर जिनके बारे में स्पष्ट रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ पर और कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आप आगे की क्लासेस में और विस्तार से पढ़ेंगे, जैसे शिशु मृत्यु दर, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होती है ये क्या होती है, इसको किस तरीके से परिभाषित करते हैं। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही जो बच्चे मर जाते हैं उनका अनुपात जो होता है वो शिशु मृत्यु दर कहलाता है। साक्षरता दर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या देखा जाता है कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में
जो पढ़ी लिखी जनसंख्या है उसका रेशियो कितना है। एक और टर्म आता है आपका निवल उपस्थिति अनुपात, जिसको नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। 14 तथा 15 वर्ष की आयु के 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का अनुपात किससे, कुल बच्चों का प्रतिशत किससे, इसी आयु वर्ग के कुल बच्चों से। मतलब 14-15 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो एक तो हो गए टोटल बच्चे कि पूरी कंट्री में 14-15 आयु वर्ग के कितने बच्चे हैं, तो टोटल बच्चे हो गए। और इसी वर्ग के ऐसे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, तो उसके साथ में जो उसका परसेंटेज होता है उसको बोलते हैं निवल उपस्थिति अनुपात या नेट अटेंडेंस रेशियो। एक टर्म और आया है आपका क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में, शरीर द्रव्यमान सूचकांक, बॉडी मास इंडेक्स, जिसको संक्षेप में बीएमआई कहते हैं। तो बीएमआई सर होता क्या है, ये किसी भी व्यक्ति की लंबाई और वजन के अनुपात को मापता है, ठीक है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप भी इससे अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो बॉडी वेट है वो आपकी हाइट के अनुसार सही है कि नहीं, क्या आप मोटापे के शिकार तो नहीं है, क्या आप कुपोषण के शिकार तो नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ से इस इंडेक्स की सहायता से आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि बीएमआई अगर आपको निकालना है तो व्यक्ति का भार जो होता है वो किलोग्राम में पता होना चाहिए, और उसकी जो लंबाई है उसको मीटर में निकाल करके उसके स्क्वायर से व्यक्ति के भार में क्या देते हैं, भाग दे देते हैं, तो आपका जो बीएमआई इंडेक्स है वो निकल करके आ जाता है। यहाँ पर स्थिति देखेंगे, अगर बीएमआई जो है आपका 18.5 से कम है तो इसका अर्थ है कि आप में सामान्य रूप में जितना वजन होना चाहिए उससे आप में कम वजन है। अगर 18.5 से लेकर के 24.9 के बीच में आपका बीएमआई जो आपका इंडेक्स आता है, तो उसका मतलब है कि आप सामान्य कैटेगरी में है, ना तो आपका वजन ज़्यादा है ना ही आपका वजन कम है। लेकिन अगर 25 से ऊपर जो आपका बीएमआई इंडेक्स आता है वह यह प्रदर्शित करता है कि आपका वजन जनरली जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है और आप मोटापे के कह सकते हैं शिकार की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये जो है समय समय पर प्रकाशित की जाती है यूएनडीपी के द्वारा, और यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम मानव विकास रिपोर्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि इसका डेटा क्या है। और आपको अगर लेटेस्ट वाली जो मानव विकास रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखना है तो उसका वीडियो मैंने इसी चैनल पर बना करके अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मानव विकास रिपोर्ट जो है मानव के विकास से जुड़ी हुई अलग अलग देशों की जो रिपोर्ट निकाली जाती है, अलग अलग देशों के डेटा को लेकर के जो कंबाइंड रिपोर्ट निकाली जाती है वो किसके द्वारा निकाली जाती है, वो यूएनडीपी के द्वारा निकाली जाती है। यूएनडीपी क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इस यूएनडीपी के द्वारा लोगों के शैक्षिक स्तर का आकलन किया जाता है, उनकी स्वास्थ्य स्थिति का आकलन किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया जाता है, और ऐसे ही अलग अलग आयामों के आधार पर जो आपकी मानव विकास रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, वो प्रकाशित की जाती है। विकास की धारणीयता का अर्थ क्या है, विकास की धारणीयता का अर्थ क्या है, सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब है कि भविष्य की जो भी पीढ़ियां हैं, जो हमें आने वाली जनरेशन है, तो हम क्या करते हैं जनरली, हम अपनी रिसोर्सेज का, हम अपने संसाधनों का इस तरीके से यूज़ करते हैं या इतनी गलत तरीके से उनका दोहन करते हैं कि सही मायनों में देखा जाए तो जो संसाधन अभी हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचेंगे ही नहीं। इसके विपरीत अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना, यानी संसाधनों का इस तरीके से उपयोग करना कि वह हमारी ज़रूरतों को भी पूरा कर सके, और हमारी ज़रूरतें पूरी करने के बाद में संसाधनों में इतनी कह सकते हैं उनकी मात्रा बची रहे कि हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो भी अपनी नीड्स जो हैं वो अपनी फुलफ़िल कर सकें, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। इस प्रकार की जो धारणीयता होती है उसको विकास की धारणीयता कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका चैप्टर था क्लास 10th इकोनॉमी का पहला चैप्टर था। तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, और हमेशा की तरह इस क्लास के बाद भी अपना फीडबैक, रिस्पांस, अपना जो भी आपके विचार हैं उनको कमेंट सेक्शन में व्यक्त करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।